हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यनिष्ठ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो कि विद्युत धारा है। इसको हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और इसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर भी कर लिए हैं। तो उसी के आगे आज हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, यानी प्रतिरोधों को हम संयोजन यानी उनको हम किस प्रकार से आपस में जोड़ सकते हैं। तो जो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है उसको हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक हमारा होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा हमारा होता है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो प्रतिरोधों को संयोजन करने का यानी जोड़ने के सिर्फ दो तरीके हैं, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम है। ठीक है, तो बारी बारी से हम प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में होता क्या है कि श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं यानी आपस में जोड़ते हैं तो उनके बीच जो धारा होती है, धारा का मान एक ही रखा जाता है। यानी इस प्रकार से प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना है कि धारा का मान न बदले, यानी एक ही धारा के मध्य सारे प्रतिरोधों को हम जोड़ें। तो उस प्रकार का जो संयोजन होगा वह श्रेणी क्रम होगा। ठीक है, यहाँ पे हम आइए फिगर में करके बताते हैं कि किस प्रकार से हमने आपको बताया है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक बैटरी ले रखी है जिसका विभवांतर कितना है, V है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जो विद्युत धारा होती है वो बैटरी से प्लस सिरे से जाकर ऋण सिरे पर खत्म होती है, यानी धन टर्मिनल से जाकर कहाँ पर, ऋण टर्मिनल में खत्म होती है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे प्लस सिरे से धारा यहाँ पे हमने I भेजी है। ठीक है, तो ये धारा यहाँ पे क्या होगी, I ऊपर की तरफ जाएगी। कहाँ पर जाएगी, ऊपर की तरफ I जाएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, ये धारा यहाँ पर पहुँचेगी। मान लेते हैं ये धारा कहाँ पर पहुँची, यहाँ पर पहुँची है। ठीक है, यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये धारा का जो बिंदु है यहाँ पे मान लेते हैं ये A बिंदु पर अभी धारा है। ठीक है, इसके बीच में हमने क्या किया है, एक हमने प्रतिरोध लगा दिया है ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, जिसका मान भी हमने लिख दिया है, वो क्या है, R1 है। अब क्या होगा, ये धारा इस प्रतिरोध से होकर जाएगी और मान लेते हैं ये प्रतिरोध जो है A और B यानी दो बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है। वो बिंदु कौन से हैं, A और B, इनके मध्य ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये धारा इससे होकर गुजरेगी, फिर यहाँ पर आगे पहुँचेगी। अब मान लेते हैं कि इस B बिंदु से भी एक हमने प्रतिरोध जोड़ रखा है, वो मान लेते हैं B और C के बीच है। ये धारा I इसके बीच में भी जाएगी। ठीक है, देख लीजिए प्रतिरोधों को हमने इस प्रकार से जोड़ रखा है कि धारा एक ही रहे। जब रास्ते अलग अलग होते हैं यानी धारा के रास्ते अगर अलग अलग बढ़ जाते हैं तो धारा का मान परिवर्तित होता है। यहाँ पे देखिए सारे प्रतिरोध एक ही रेखा में, एक ही रास्ते में है तो धारा का मान नहीं बदलेगा। अगर धारा का मान नहीं बदल रहा है तो हम कहेंगे कि वह श्रेणी क्रम है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस C बिंदु से क्या करते हैं, एक और प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिसका मान हम मान लेते हैं यहाँ पे, इसका मान मानते हैं R2 है और जो तीसरा जुड़ा हुआ है इसका मान मान लेते हैं R3 है और ये जो जुड़ा हुआ है C से D के बिंदु के बीच जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम प्रतिरोधों को जोड़ें कि धारा का मान एक ही रहे। अब यहाँ पर जब D बिंदु से जब धारा निकलेगी तो उसका मान भी क्या होगा, I ही होगा और ये धारा I यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, प्लस से शुरू होगी और माइनस पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो हमारा फिगर बन के आएगा वो हमारा श्रेणी क्रम का फिगर होगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पे माना है कि माना R1 R2 और R3। ठीक है, माना R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध हमारे हैं। कितने प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध हैं। ठीक है, तीन प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम आपको बता दें कि दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो सेम होता है। अगर दूसरा बिंदु बदलता है यानी दूसरा बिंदु बदलता है, यहाँ पे देखिए A और B हैं, दो बिंदु हैं, इनके बीच में विभवांतर एक ही होगा। फिर देखिए यहाँ पे B से C के बीच दूसरा बिंदु हो चुका है तो इसके बीच विभवांतर जो होगा वो बदल जाएगा। फिर यहाँ पे C और D के बीच भी एक प्रतिरोध जुड़ा है, इसके बीच जो विभवांतर होगा वो भी बदल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि A और B के बीच जो विभवांतर है वो V1 होगा, B और C के बीच जो विभवांतर होगा V2 होगा और C और D के बीच विभवांतर मान लेते हैं क्या होगा, V3 होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, विभवांतर हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनके सिरों के मध्य विभवांतर कौन कौन से हैं, V1 है, V2 है और V3 है। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं तब इनके मध्य क्या लिख सकते हैं, तब इनके मध्य यानी इनके सिरों के मध्य। ठीक है, इनके मध्य विभवांतर की बात करें हम तो विभवांतर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, विभवांतर V1, V2 तथा क्या हो जाएंगे, V3 जुड़े हैं। ठीक है, V3 हैं। तथा इसमें आप लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसमें एक समान धारा होगी तथा परिपथ में हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे परिपथ में
एक समान धारा, यहाँ पे लिख सकते हैं एक समान धारा क्या है, आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इतना नोट कर लेते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इनके मध्य विभवांतर V1, V2 और V3 हैं तथा पूरे परिपथ में एक समान धारा I है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओम के नियम से, अगर हम क्या करें, ओम के नियम से चलें। आप सभी को हमने ओम का नियम समझाया था, तो ओम के नियम से आपको पता होगा कि ओम का नियम क्या था, R बराबर V/I आया था। ठीक है, इससे चलें ओम के नियम से। यहाँ से अगर हम V की बराबर निकाल लें तो V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर हमारा हो जाएगा IR हो जाएगा। ठीक है, IR लगाने पर, ये क्या करेंगे, IR लगाने पर। ठीक है, ये लिखना नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए बता दिया कि R बराबर V/I होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, V बराबर IR लगेंगे। अब V बराबर IR कहाँ पर लागू करेंगे, तो सबसे पहले A और B के मध्य, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A और B के मध्य यानी AB के मध्य हम क्या करेंगे, AB के मध्य क्या निकालेंगे, विभवांतर। सबसे पहले हम AB के मध्य क्या निकालते हैं, विभवांतर। तो यहाँ पे देख सकते हैं AB के मध्य विभवांतर कितना है, V1 है, तो यहाँ पे V1 लिख लेंगे। धारा क्या रहेगी, धारा I रहेगी, तो यहाँ पे I की जगह पे I ही रखिए। प्रतिरोध क्या होगा A और B की जगह पर, तो A और B की जगह पे प्रतिरोध क्या होगा, R1 होगा। तो ये आ जाएगा A और B के मध्य विभवांतर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम B और C के बीच विभवांतर निकालेंगे ओम के नियम के अकॉर्डिंग। तो B और C के मध्य क्या निकालेंगे, हम विभवांतर निकालेंगे ओम के नियम से। ठीक है, विभवांतर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सही से नोट कर सकते हैं, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर, इसको क्या लिखेंगे, हम V2 लिखेंगे, क्योंकि B और C के मध्य विभवांतर V2 है। धारा क्या रहेगी, I रहेगी। प्रतिरोध क्या है B और C के बीच में, R2 है। ठीक है, इस प्रकार। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, C और D के मध्य निकालेंगे, तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए, तो वो आ जाएगा हमारा V3 आ जाएगा। और धारा इसमें भी I रहेगी, क्योंकि हमने कहा था धारा एक समान है। प्रतिरोध क्या होगा, R3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने A और B के बीच विभवांतर V1 IR1 निकाला, B और C के बीच V2 IR2 निकाला और C और D के बीच V3 IR3 निकाला। ठीक है, तो ये हमारे तीन प्रतिरोध यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमको पता है कि विभवांतर आ चुके हैं। अब हमें पता है कि तीनों विभवांतर का जो कुल विभवांतर है वो कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ का कुल विभवांतर कितना है, पूरे परिपथ का जो कुल विभवांतर है वो कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, V। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पूरे परिपथ में जो विभवांतर है वो V दिया हुआ है। और किसके बराबर होगा वो V1, V2 और V3 को अगर हम जोड़ देंगे तो जाकर हमारे पूरे परिपथ का कुल विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, V1, V2 और V3 को जोड़कर। ठीक है, इतना हम कर लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे V की जगह के साथ में V1, V2, V3 की वैल्यू रखते हैं। तो ऊपर से हम V की जगह पे क्या रखेंगे, IR1 रख लेंगे। V2 की जगह पे क्या रखेंगे, IR2 लिख लेंगे। और V3 की जगह पे क्या लिख लेंगे, IR3 लिख लेंगे। ठीक है, हम इतना कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके आगे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके बाद आप लोगों को यहाँ से देखना है ऐसे। ठीक है, तो इन तीनों में देखिए यहाँ पे I तीनों में है, तो I हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों में हम कॉमन ले सकते हैं। तो I हम कॉमन ले लेंगे, तो ये R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। अब मान लेते हैं यदि कुल प्रतिरोध, हम मान लेते हैं ये कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध R तथा प्रवाहित धारा कितनी हो, I है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा V बराबर हो जाएगा IR। ठीक है, अगर कुल प्रतिरोध हम इसी के अकॉर्डिंग कर ले, कुल धारा तो हमें पता है I है, अगर कुल प्रतिरोध R1 R2 मिला के क्या हो जाए, R हो जाए, तो जहाँ पर V है वहाँ पर हम क्या करेंगे, V बराबर IR रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, V बराबर IR रखने पर, तो जहाँ पर V है वहाँ पर हम V बराबर IR लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, V बराबर IR लिखते हैं। अब आगे क्या होगा, I है, फिर R1, फिर R2 और इसके बाद R3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, दोनों तरफ से हम हमने V बराबर IR यहाँ पे रखा हुआ है, तो I अगर हम काट देंगे तो इस प्रकार से हमारा जो आएगा वो R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों यही हमारा श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। तो इसी को हमने प्रूफ किया है यहाँ पर। तो आप लोगों को इतना ही इस लेक्चर में आपको याद करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होगी आपकी जो डेरिवेशन होगी वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम में आप लोगों को इतना ही करना होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों की पहला यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे
प्रतिरोधों के संयोजन में हम क्या करते हैं, समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को इतना ही याद करना है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हम समांतर क्रम को। तो आइए यहाँ पर अब हम पार्श्व क्रम संयोजन को डिस्कस कर लेते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन में से कुछ भी पूछा जाए तो उसका अर्थ एक ही चीज़ होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक बैटरी ले रखा है जिसका कुल विभवांतर कितना है, मान लेते हैं V है। ठीक है, अब इसमें हमने मान लिया कि धारा कितनी प्रवाहित की है, तो हमने यहाँ पर I धारा प्रवाहित की है। ठीक है, पार्श्व क्रम संयोजन में होता क्या है कि धाराओं के मार्ग अलग अलग बढ़ जाते हैं और उनके मध्य विभवांतर एक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें धाराओं के मार्ग में अलग अलग बांटने हैं और अलग अलग धाराओं में अलग अलग प्रतिरोध लगाना है। ठीक है, तो देखिए समांतर क्रम प्रतिरोध का संयोजन जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे धारा इस वाले से कितनी धारा भेजी हुई है, I धारा भेजी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इस सेल से यानी इस बैटरी से I धारा गई है। अब धारा के मार्ग अलग अलग होंगे और हर धारा के साथ विभवांतर प्रतिरोध जो होगा अलग अलग लगाया जाएगा। तो मान लेते हैं इस I धारा के हमने 3 हिस्से कर दिए, इस I धारा के हमने कितने हिस्से किए हुए हैं, तो आपको याद रखना है कि इस I धारा के हमने 3 हिस्से कर दिए। ठीक है, पहला हिस्सा हमने ऊपर की तरफ भेजा हुआ है, उसमें हमने एक प्रतिरोध लगा दिया है। ठीक है, दूसरा हिस्सा हमने यहाँ पे नीचे की तरफ भेजा हुआ है, उसमें भी हमने क्या किया, एक प्रतिरोध लगा दिया है। और एक हिस्सा हमने क्या किया है, सामने की तरफ यानी सीधे भेज दिया, उसमें भी हमने एक प्रतिरोध लगा दिया। फिर ये तीनों एक दूसरे के पास यहाँ पर मिलके ऐसे ही इस प्रकार से मिलकर आगे इस तरह चले जाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने I धारा को, एक धारा I को ऊपर हिस्से की तरफ भेजा है, इसमें मान लेते हैं I का I1 हिस्सा जाएगा। ठीक है, धारा I कुल टोटल हमारे पास धारा कितनी है, I है, इस I का I1 हिस्सा ऊपर भेज दिया और इस I का I2 हिस्सा जो हमने किया है वो सामने भेज दिया। फिर I2 का जो I हमारी इसका जो बचा हुआ हिस्सा है I3 हमने कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया। तो ये धाराएं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जाएंगी। ठीक है, I1 ऊपर वाले हिस्से में, I2 सामने वाले हिस्से में और I3 निचले वाले हिस्से में। ठीक है, ये यहाँ पर धाराएं आएंगी और आपस में फिर से यहाँ पर मिल जाएंगी और मिलने के पश्चात ये फिर से I बन जाएंगे, क्योंकि जो I1, I2, I3 हैं ये तीनों जो हिस्से हैं वो I के ही हिस्से थे। अगर इन तीनों हिस्सों को यहाँ पर फिर से मिला देंगे तो वो I बन जाएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो प्रतिरोध हमने जोड़ रखे हैं वो कौन से बिंदुओं के बीच में जोड़ रखे हैं, तो ये मान लेते हैं A और B के बीच में हमने इनको जोड़ रखा है। तो A और B के बीच अब देख लीजिए सारे प्रतिरोध जो हैं वो 2 बिंदुओं के बीच आ चुके हैं। इसका मतलब 2 बिंदुओं के बीच आ चुके हैं तो सारा जो विभवांतर रहेगा इनका वो एक ही रहेगा, क्योंकि सारे प्रतिरोध क्या हैं, 2 बिंदुओं के मध्य आ गए हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं पहले प्रतिरोध में जो धारा है वो R1 है, दूसरे प्रतिरोध में जो धारा है वो R2 है और तीसरे में जो धारा प्रतिरोध है वो R3। ठीक है, प्रतिरोध यहाँ पे लिखे हुए हैं R1, R2 और R3। तो ये हमारा जो फिगर बन के आया है वो हमारा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, याद रखना है इनमें धाराओं के मार्ग अलग अलग होंगे, I1, I2, I3 होंगे और प्रतिरोध R1, R2 और R3 होंगे, परंतु विभवांतर इनका सेम रहेगा यानी V रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नोट कर लेना है कि मान लेना है माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इनके सिरों के मध्य जो प्रवाहित धारा है I1, I2, I3 देख ले सकते हैं कि R1 के सिरों में I1, R2 के सिरों में I2 और R3 के सिरों में I3 है। ठीक है, तथा समांतर क्रम में 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होता है वो एक समान होता है जो कि V है। ठीक है, आप देख सकते हैं A और B के बीच में विभवांतर V, क्योंकि सारे प्रतिरोध A और B के बीच में ही आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ओम के नियम से, जो कि ओम का नियम R बराबर V अपॉन I होता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, I को इधर भेज देंगे, R को नीचे भेज देंगे, तो I बराबर V अपॉन R लगाएंगे। इसकी तुलना करके हम सभी का यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम I बराबर V अपॉन R को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो I बराबर V अपॉन R को हम पहले प्रतिरोध के लगाते हैं यानी R1 प्रतिरोध में। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, R1 प्रतिरोध में धारा, क्या देखते हैं, R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी है यहाँ पर हम देखते हैं। तो R1 प्रतिरोध में जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है देख सकते हैं। R1 प्रतिरोध में कितनी धारा है, I1 है, तो यहाँ पे I1 हो जाएगा, V की जगह पर V ही रहेगा क्योंकि सभी जगह विभवांतर सेम है तो V ही रहेगा, और I1 के सिरों पर जो प्रतिरोध है वो क्या है, R1 है, तो ये R1 इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि R2 प्रतिरोध, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। ठीक है, R2 प्रतिरोध में प्रवाहित क्या देखेंगे हम, धारा देखेंगे, तो वो हमारी हो जाएगी I2 हो जाएगी, और विभवांतर तो V ही रहेगा, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा I2 के लिए, R2 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए
R3 प्रतिरोध के लिए तो R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा जो हो जाएगी वो हो जाएगी I3 हो जाएगी, विभवांतर वही रहेगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम I1 I2 I3 निकाल लेते हैं। अब पूरे परिपथ में देखते हैं तो पूरे परिपथ में कितनी धारा है, तो पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है, तो पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा I है, इतनी है I। आप देख सकते हैं पूरे परिपथ में I थी, इसके I1 I2 I3 तीन हिस्से किए थे, तो पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा I है, तो हम कह सकते हैं कुल धारा जो I होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 से मिल के बनी है। यदि हम I1 I2 I3 को जोड़ दें तो हमारी कुल धारा I आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे करते क्या है, हम यहाँ पे हम I1 I2 I3 के मान ऊपर से यहाँ पे रखते हैं, तो I1 का मान रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा V/R1 आ जाएगा, I2 का मान रखेंगे तो आ जाएगा V/R2 आ जाएगा, और I3 का मान रखेंगे तो आ जाएगा V/R3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इनके बीच में हम देखते हैं यहाँ पे विभवांतर समान है तो हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो तीनों में हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो I बराबर इन तीनों में हमने V कॉमन ले लिया, तो V कॉमन लेंगे तो ऊपर कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा, तो ये बचेगा 1/R1 बचेगा, फिर इस वाले में 1/R2 बचेगा और इस वाले में 1/R3 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। अब कुल धारा I है, कुल विभवांतर V है, तो कुल प्रतिरोध अगर I हो जाए तो हमारा यहाँ पे I बराबर हो जाएगा। यदि I बराबर हम क्या कर दें V/R कर दें, क्यों करेंगे, क्योंकि कुल धारा I है, कुल प्रतिरोध R1 R2 R3 को जोड़ के R कर दें तो विभवांतर हमारा कुल V है, तो I बराबर V/R हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर I है वहाँ पर हम क्या रखेंगे V/R, तो इस I की जगह पे V/R रख देंगे तो क्या होगा देख सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, इसको हम नोट करते हैं इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे हमने I की जगह पे V/R रखा है, यहाँ पे V था, V लिख लिया, R1 लिख लिया, R2 लिख लिया, R3 लिख लिया, इधर से V और इधर से V कट जाएगा तो ऊपर यहाँ पे 1 बचेगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा 1/R बराबर आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा समांतर क्रम प्रतिरोध का। ठीक है, तुल्य संयोजन का ये प्रतिरोध का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में इतना ही आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।